Good morning class and most welcome in GVCC online defense classes to all my dear students. Previous क्लास में अपना जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था बेटा समाकलन, और इसके मैंने दो पार्ट्स बताए थे आपको। एक तो होता है निश्चित समाकलन और दूसरा होता है आपका अनिश्चित समाकलन। अनिश्चित समाकलन की क्लास लेक्चर फर्स्ट, लेक्चर सेकंड और लेक्चर थर्ड तक कंप्लीट हो गई है। आज लेक्चर 4 में आपकी क्लास जो होने जा रही है वो होगी बेटा निश्चित समाकलन की। सबसे पहले तो बेसिकली आपको डिफरेंस पता होना चाहिए कि निश्चित समाकलन और अनिश्चित समाकलन में डिफरेंस क्या होता है। इसको मैं ग्राफ से नोट करवा देता हूँ आपको, देखना। सपोज दैट अपने पास में कोई y इज इक्वल्स टू एक डेफिनेट या परिभाषित फलन होता है। यदि मैं इसका x और y में ग्राफ प्लॉट करूं, सपोज दैट ऐसा सा बन गया, और इसी फंक्शन का ग्राफ मैंने सेकंड कोऑर्डिनेट प्लेन या निर्देशांक प्लेन में बनाया तो भी मान लो ऐसा का ऐसा हुआ है। लेकिन एक वाले ग्राफ में आपको इनिशियल कंडीशन प्राइमरी बिंदु दे देगा और अंतिम बिंदु भी आपको ग्राफ के अकॉर्डिंग वहाँ पे मिल जाएगा। लेकिन इस वाले ग्राफ में ना तो आपके पास में प्रारंभिक बिंदु या इनिशियल पॉइंट और ना ही लास्ट वाला पॉइंट यहाँ पे निर्धारित किया गया है। इसमें कोई आपको वैल्यू निर्धारित नहीं की गई है। इसका मतलब आपको ये नहीं पता कि आपका वैल्यू स्टार्ट कहाँ से होगा और एंड कहाँ से होगा। तो इसमें जो भी वैल्यू आएगी वो कौन सी आएगी आपके पास में, अनिश्चित, फिक्स नहीं हो आपका मान, ठीक है। लेकिन जैसे ही अपन निश्चित की बात करेंगे तो यहाँ पे प्राइमरी पॉइंट और सेकेंडरी पॉइंट मैंने फिक्स कर दिया। जो भी आपका आंसर आएगा वो इस पॉइंट से स्टार्ट होगा और इस पॉइंट पे क्या हो जाएगा बेटा, कंप्लीट। तो यहाँ से ग्राफ के अकॉर्डिंग इसकी कौन सी वैल्यू प्राप्त होगी अपने पास में, निश्चित वैल्यू प्राप्त होगी, ठीक है। तो निश्चित और अनिश्चित का बेसिक जो डिफरेंस होता है अपने समाकलन में वो क्या होता है, इसमें दोनों पॉइंट आपको गिवन करेंगे, इसमें आपको दोनों पॉइंट गिवन नहीं होंगे तभी अपन इसका समाकलन करने के बाद में किसको ऐड करते हैं बेटा, सी को। ये सी क्या होता है, समाकलन नियतांक। आज आपको ये कंफर्म पता चल जाएगा कि इसका सी का इंपॉर्टेंस क्या होता है। यदि मैं अनिश्चित समाकलन करने के बाद में सी यूज करूंगा, दैट मीन सी का कोई भी गणितीय मान हो सकता है। वो मान यहाँ पे इंक्रीज भी हो सकता है यहाँ से यहाँ तक, और वो मान क्या हो सकता है, डिक्रीज भी। बट मैंने यहाँ पे आपको पॉइंट फिक्स कर दिए तो यहाँ सी की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, क्योंकि सी का तो कोई भी वैल्यू हो सकता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। अब यहाँ से तो अपने को कंफर्म एक ही मैथमेटिकल नंबर मिलेगा जिसका वैल्यू यहां से यहां तक होगा। क्लियर। तो निश्चित और अनिश्चित समाकलन का जो बेसिक डिफरेंस होगा, इसमें आपके पास में लिमिट्स नहीं होंगी, सीमाओं के मान नहीं होंगे, लेकिन इसमें आपको सीमाओं के मान मिल जाएंगे। अब जो प्रारंभिक बिंदु होता है इसको अपन बोलते हैं इसकी निम्नतम सीमा, और इंग्लिश वर्ड होता है इसका लोअर लिमिट। नेक्स्ट, इसमें जो सेकेंडरी पॉइंट होगा आपका x इज इक्वल्स टू बी, ये होता है इसकी उच्चतम सीमा। इंग्लिश फॉर्मेट होता है इसका अपर लिमिट। ओके, मतलब आपको यहाँ से यहाँ तक का इस क्वेश्चन का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो ये तो इसका इनिशियल पॉइंट हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, इसका फाइनल पॉइंट हो जाएगा। अब बेसिकली मैं समाकलन को यूज़ नहीं करके आपकी जो 8, 9, 10 की मैथमेटिक्स हुआ करती थी उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सॉल्यूशन बताता हूँ आपको। जैसे मान लो सपोज दैट अपने पास में इस ग्राफ को यदि मैं स्ट्रेट लाइन में लेके जाऊँ, स्ट्रेट लाइन मतलब एक सरल रेखा में यदि बनाना चाहूँ मैं, तो वहाँ से आप मैथमेटिक्स में यदि इस ज्योमेट्री का क्षेत्रफल निकालते थे तो कैसे निकालते थे, आपके पास में एक तो क्या हुआ करती थी बेटा, लंबाई, जिसको मैंने यहाँ से प्लॉट कर दिया L। एक मेरे पास में क्या हुआ करती थी, चौड़ाई, या मैं इसको ऊंचाई भी एज्यूम कर सकता हूँ, या इसको मैं B भी फॉर्म कर सकता हूँ। अब मान लो आपके पास में ज्योमेट्री है, जस्ट लाइक कैसे से लग रही है, आयताकार एक रेक्टेंगल सरफेस है, तो वहाँ पर आपका एरिया कितना हुआ करता था, L × B। ये आपका क्या हुआ वहाँ पे, उस आयत का क्षेत्रफल, लंबाई गुणा चौड़ाई। वो का वही प्रोसेस बेटा समाकलन में आता है, बस थोड़ा चेंज कर दिया अपन ने, लेकिन कंसेप्ट यहीं से आपका ऑब्जर्वेशन में आया है। कैसे करेंगे, सबसे पहले मैं एरिया निकालूंगा इस वाले पॉइंट से लेके इस वाले पॉइंट तक का, और उसमें से ये वाला एरिया वापस क्या कर दूंगा, माइनस। तो मेरे पास में ये रिमेनिंग एरिया रहेगा या नहीं रहेगा, बिल्कुल रहेगा ना। ये चीज़ मैं यहीं से लेके आ रहा हूँ कि आपके पास में पहले टोटल लंबाई हुआ करती थी। अब किसी ने पूछा कि सर यहाँ से आपने स्टार्ट क्यों किया, ये तो आप यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हो। बेटा स्ट्रेट लाइन की एक निश्चित दिशा होती है, लेकिन वक्र की कोई निश्चित दिशा नहीं होती है। इसका वैल्यू कभी किसी टाइम पे, किसी
पर्टिकुलर पॉइंट पे इंक्रीज भी हो सकता है या कभी क्या हो सकता है इसका डिक्रीज भी हो सकता है। इसलिए मैं इसको ओरिजिन से स्टार्ट करता हूँ। अब किसी ने ये भी पूछ लिया कि सर आपने बैक साइड से स्टार्ट क्यों नहीं किया। ये मैंने मेरी पहली क्लास में बताया था कि मैथ्स में यदि कोई नंबर स्टार्ट होते हैं ना तो वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं बेटा, जीरो से कम या डिक्रीज वैल्यू मैथ्स में आप बोलते हो नेगेटिव नंबर। बेटा इनका वाकई में यदि मैथ्स में देखें तो कोई अस्तित्व या स्टेबिलिटी नहीं होती है। मैं वापस आपको एक बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ, मैथ्स में कभी कोई नेगेटिव नंबर नहीं होता है। ऑलवेज कौन से नंबर होते हैं, पॉजिटिव। इन पॉजिटिव नंबर की वैल्यू को यदि आप डिक्रीज करते हो ना तब आप कौन से साइन को यूज करोगे, माइनस या नेगेटिव साइन को यूज करेंगे। जैसे मान लो किसी ने आज 10 टॉफियां खाई है, 10 टॉफियां खाई है, कल उसने 5 टॉफियां कम खाई है। जो कम मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ ना वही क्या होता है बेटा, माइनस का साइन होता है। मेरे पास में फर्स्ट डे में टॉफ़ी थी 10 और नेक्स्ट डे मैंने 5 टॉफ़ियाँ ही यूज़ करी है, मतलब कितनी कम कर दी, 5। तो बेटा ये नंबर तो फिर भी पॉजिटिव है, लेकिन जो मैं कम वर्ड यूज़ कर रहा हूँ इसके लिए आप कौन सा साइन यूज़ करते हो, माइनस का साइन यूज़ करते हो। दैट मीन्स मैथ्स में कभी कोई नेगेटिव नंबर नहीं होता है, ऑलवेज कौन से होते हैं, पॉजिटिव। बट कभी कभार वैल्यू क्या होती है बेटा, कम होने लग जाती है। तो आप उसको स्टेबिलिटी करने के लिए या कहीं दर्शाने के लिए कौन सी साइड आओगे आप, एक्स की नेगेटिव साइड आओगे। तो इसके लिए आप माइनस साइन यूज़ करेंगे। तो जब भी आपका ज्योमेट्री या कोई भी आकृति बनना स्टार्ट होती है तो बेटा वो पहले फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनती है। फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब एक्स एक्स और वाई एक्सिस का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है ओरिजिन से बनना स्टार्ट होती है। यहाँ पे ज्योमेट्री की कोई स्टेबिलिटी नहीं होती है। तो सबसे पहले मैं यहाँ से यहाँ तक का आंसर निकालूंगा। ओके, इस आंसर में मैं यहाँ से यहाँ तक के आंसर को यदि वापस माइनस कर दूंगा तो ये वाला रिमेनिंग रहेगा, नहीं रहेगा, रहेगा बेटा। और इस रिमेनिंग एरिया को अपन बोलते हैं निश्चित समाकलन की आधारभूत प्रमेय, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन। तो यहाँ से एक आधारभूत थ्योरम क्या निकल के आई है अपने पास में कि यदि अपने पास कोई एफ फलन दिया गया है और इसकी न्यूनतम सीमा दी गई है ए और इसकी उच्चतम सीमा कितनी दी गई है बी। अब आपको इसका समाकलन करना है तो मैंने इसको समाकलन के नोटेशन में यूज कर लिया। आई फॉर इंटीग्रेशन, देन इंटीग्रेशन साइन, लोअर लिमिट ए है, अपर लिमिट कितनी है बी, और यहाँ पे कितना हो गया एफ एक्स और डी एक्स। ये तो आपको पहले 3 लेक्चर में क्लियर हो गया कि किसी फलन का समाकलन कैसे करना है। जितने भी आपके पास में पहले नियम्स थे उनके अकॉर्डिंग इसका क्या कर दिया आपने, समाकलन। तो समाकलन करने के बाद में मेरे पास में कौन सी वैल्यू आ गई, सपोज दैट कैपिटल एफ एक्स आ गया। लिमिट्स आप यूज करोगे ए से लेके बी तक। यदि पहले आप अपर लिमिट पुट करोगे तो फंक्शन का वैल्यू हो जाएगा एफ बी, उसमें से फंक्शन के इनिशियल बिंदु के पॉइंट मतलब प्राइमरी लिमिट को आप वापस माइनस कर दोगे तो आपके पास में उसका एक मैथमेटिकल वैल्यू प्राप्त हो जाएगा। ये वही वैल्यू है जो मैंने आपको थ्योरेटिकल एक्सप्लेन किया था। सबसे पहले यहाँ तक का वैल्यू डिफाइन करेंगे, उसमें से ये वाली वैल्यू को आप क्या कर दोगे बेटा, माइनस कर देंगे। इसका ये जो बेसिक एप्लीकेशन है इसको अपन कहाँ यूज़ करेंगे, इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज आएगी जहाँ पे अपने पास में कुछ वक्र आएंगे या कर्व आएंगे, उनसे क्या निकालेंगे अपन, क्षेत्रफल। इन वक्रों में आपके पास में क्या होता है, वृत्त भी होता है, परवलय भी होता है, दीर्घवृत्त भी होता है और स्ट्रेट रेखा भी, सरल रेखाएं भी होती है। जहाँ पे आप यदि क्षेत्रफल निकालोगे तो आप निश्चित समाकलन से उसका आंसर फाइंड आउट करेंगे। तो ये बेसिक थ्योरम अपने को ये आइडेंटिफाई करवाती है कि आप सबसे पहले प्राइमरी लिमिट का वैल्यू अपर लिमिट की वैल्यू से क्या करोगे, माइनस। मतलब पहले आप बिग वैल्यू में से वैल्यू फाइंड आउट करोगे, उसमें से स्मॉल वैल्यू को वापस क्या कर दोगे, माइनस। तो बिटवीन जो रीजन है उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, फाइंड आउट हो जाएगा। तो ये होती है बेटा निश्चित समाकलन की आधारभूत प्रमेय। तो इसके आगे आप नोट कर लेना, ये होती है निश्चित समाकलन की आधारभूत प्रमेय, या इसको इंग्लिश फॉर्मेट होता है बेसिक फंडामेंटल थ्योरम ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन। राइट हो गया सभी का। फिर मैं इसके बाद में नेक्स्ट इसमें एक्सरसाइज में कंप्लीट करूंगा कि जब आपके पास में इस थ्योरम के अकॉर्डिंग निश्चित समाकलन हो गया तो आप और किसी फलन का समाकलन कैसे कैसे करने जाओगे। ओके, तो साथ साथ में बेटा इनको नोट करते जाओ। अगला इस टॉपिक का जो सेक्शन रहेगा मेरे पास में वो ये रहेगा, यदि आपके पास में लिमिट्स गिवन है और कोई समाकलन में फलन गिवन है तो आप समाकलन से उन निश्चित सीमाओं के मान से कैसे उसका आंसर फाइंड आउट करोगे। ये तो आपको पता है कि जब भी अपने पास में समाकलन का कोई भी क्वेश्चन है तो अपन उनको निम्न 4 मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। अब वो 4 मेथड कौन कौन से हैं जिनको अपन पहले की क्लास में कंप्लीट कर चुके हैं। पहला जो फॉर्म था मेरे पास में वो कौन सा था, मानक सूत्रों द्वारा। दूसरा कौन सा था, प्रतिस्थापन द्वारा। तीसरा कौन सा था,
आंशिक भिन्नों द्वारा, और चौथा कौन सा हुआ करता था अपने पास में, खंडस समाकलन। उसमें अपने पास में कुछ शॉर्ट टर्म्स की ट्रिक्स भी थी जिनको अपन ने साथ साथ क्लियर कर लिया था। मेथड तो वो के वही अप्लाई होंगे यहाँ पे भी। कौन कौन से थे मैं वापस एक बार रिपीट कर देता हूँ। फर्स्ट में कौन सा था, मानक सूत्रों द्वारा अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड फॉर्मूला। नेक्स्ट बी पॉइंट में आपके पास में था प्रतिस्थापन विधि द्वारा। तीसरा अपने पास में था आंशिक भिन्नों द्वारा। फोर्थ अपने पास में था खंडस समाकलन। ये 4 प्रोसेस से अपन ने अनिश्चित समाकलन को क्या किया था बेटा, कंप्लीट किया था। यही आपके पास में मेथड्स इस वाले में काम में आएंगे। बस यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज़ होगी जिनके अकॉर्डिंग अपन इन फॉर्मूलों को तो यूज़ करेंगे, लेकिन शॉर्ट में आंसर फाइंड आउट करना देखेंगे, ठीक है। तो बेसिकली अपन स्टार्ट करेंगे अपन को इन मेथड्स में क्या क्या ध्यान में रखना है। उसका फर्स्ट पॉइंट ए मैं वापस नोट करता हूँ। मानक सूत्र आपको सबको याद होंगे, उनके अकॉर्डिंग अपन क्वेश्चन में वैल्यू पुट कर देंगे और आंसर मिल जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं अपन बी पॉइंट की कि प्रतिस्थापन विधि को निश्चित समाकलन में कैसे यूज करते हैं। ये देखना आप सबसे पहले, सपोज दैट आई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन देन इंटीग्रेशन साइन tan इनवर्स x डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। मैं इस टॉपिक को एक क्वेश्चन से स्टार्ट करने जा रहा हूँ, ओके। यहाँ पे वैल्यू गिवन है आपको 0 to 1, आप भी नोट करते जाइए साथ साथ में। अब देखो बेटा, इस क्वेश्चन को यदि मैं देखने जा रहा हूँ तो यहाँ पे कौन सी विधि लगेगी, प्रतिस्थापन। और ये मैंने बताया भी था, आपको देखने से पता चल रहा है प्रतिस्थापन विधि क्यों लगेगी, क्योंकि एक फलन को यदि मैं t एज्यूम करूँगा तो दूसरा फलन वहाँ से निकल जाएगा, मतलब उसका अवकलज वहाँ विद्यमान है, तो वो वहाँ से क्या हो जाएगा बेटा, हट जाएगा। तो अपन ने एज्यूम किया tan इनवर्स x इज इक्वल्स टू t डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x। इस फलन का x के सापेक्ष क्या कर रहे हैं अपन, अवकलन। सो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर रेफरेंस ऑफ dx इज इक्वल्स टू कितना हो गया, dt। तो क्वेश्चन का चेंज कितना हुआ, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। ये टोटल किस में रिप्लेस हो जाएगा, dt में। तो यहाँ पे वैल्यू हो गया dt। यहाँ पे इस क्वेश्चन को क्या एज्यूम करा था फलन को अपन ने, t। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बेटा, t। अब बेसिकली जो अपना क्वेश्चन था वो एक x निर्देशांक के प्लेन में बना हुआ था, मतलब इसमें आप x की वैल्यू को चेंज करोगे तो कौन सी वैल्यू मिलती जाएंगी आपको। सपोज समाकलन छोड़ो एक बार, आप x की वैल्यू को चेंज करोगे तो फलन की कौन सी वैल्यू मिलती जाएगी आपको, y वैल्यू मिलती जाएगी, ओके। तो ये जो x की वैल्यू को चेंज कर रहे हो, तो इस क्वेश्चन में चेंज वैल्यू कौन कौन सी हो रही है, 0 से लेके 1 तक ही हो रही है। बट बेटा यहाँ पे क्वेश्चन कौन से वेरिएबल में हो गया, t फॉर्मेट में हो गया। यहाँ यदि आप ग्राफ बनाते हो इस क्वेश्चन का तो वो कहाँ कहाँ बनता है, एक बार बेटा राइट करने से पहले आप इसको समझ लो, मैं टाइम दे दूंगा आपको ऑनलाइन क्लास में, आप उसमें राइट कर लेना। बेसिकली पता होना चाहिए, क्वेश्चन तो बेटा कोई भी सॉल्व कर लेगा, लेकिन आपको इंपॉर्टेंस पता होनी चाहिए कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। अब यदि मैं इस ग्राफ को बनाऊंगा, किसी भी ग्राफ को अपन निर्देशांक तल में बनाते हैं तो सबसे पहले कौन सी वैल्यू पुट करते हैं बेटा, x की वैल्यू पुट करते हैं। तो कौन सा वैल्यू आपको फाइंड आउट होगा, y का वैल्यू। बट इस क्वेश्चन को मैं कौन से वेरिएबल या चर में ले गया, t फॉर्मेट में ले गया। तो अब ये क्वेश्चन कौन से निर्देशांक तल में बनेगा, जिसमें t एक्सिस होगा उसमें बनेगा। लेकिन ये क्वेश्चन x में कहाँ से कहाँ तक चेंज हो रहा था, 0 से लेके 1 तक, लेकिन ये तो t निर्देशांक में बनेगा। तो 0 और 1 तो इसको कभी t निर्देशांक में बनेंगे नहीं, क्योंकि तो अलग निर्देशांक तल में बनने जा रहे हैं। इसका मतलब ये जो आपने बेसिक रिलेशन यहाँ पे फाइंड आउट किया है, इसके अकॉर्डिंग आप लिमिट्स को क्या कर दो, चेंज। सबसे पहले आप 0 पुट करो, तो यहाँ पे tan इनवर्स 0 कितना होता है बेटा, 0। तो जहाँ पे आपने जो वैल्यू चेंज करी उसी प्लेस पे आपने कितना लगा दिया, 0। फिर वैल्यू पुट करो बेटा 1, tan इनवर्स 1 कितना वैल्यू होता है, π/4। तो यहाँ पे हो गया π/4। अब क्या हुआ इसका मीनिंग, यदि क्वेश्चन को t निर्देशांक तल में बनाऊंगा, यदि क्वेश्चन को t निर्देशांक तल में बनाऊंगा तो मेरे को 0 से लेके π/4 तक जाना है, क्योंकि ये भी t फॉर्मेट में क्वेश्चन है और लिमिट्स भी कौन से फॉर्मेट में हो गई, t फॉर्मेट में, एग्जैक्ट। तो ये दोनों वैल्यू क्या होनी चाहिए बेटा, सेम होनी चाहिए। अब इसका डायरेक्ट आप समाकलन जानते ही हो, t का समाकलन कितना होगा, t²/2। कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहे हैं अपन, 0 to π/4। वही फंडामेंटल थ्योरम आधारभूत पर में अपन यूज़ करते हैं। पहले अपर लिमिट यूज़ करो, तो मैं कांस्टेंट नंबर को तो आउटसाइड ले लेता हूँ, इसमें अपर लिमिट पुट करेंगे तो कितना होगा, π/4 का होल स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा, 0। तो आपका आंसर कितना हो गया, π² इन अपर साइड, 4 का होल स्क्वायर 16, 16 2 कितना होता है 32।
ये आपका बेसिकली आंसर हो गया। अब इसके आगे एरिया अपन फाइंड आउट कर रहे हैं या अपन इसका निश्चित आंसर निकालने जा रहे हैं, तो कोई यूनिट्स भी होनी चाहिए, लेकिन आपके पास में तो यूनिट्स कंफर्म ही नहीं है, तो आप हमेशा इसमें यूनिट या हिंदी फॉर्मेट में इकाई यूज़ कर दिया करो। ठीक है, ये राइट कर लो आप फटाफट। तो इस वाले मेथड में मैंने क्या क्लियर किया है कि जब भी प्रतिस्थापन अपन मेथड लगाते हैं तो एक फलन के दिए गए चर को अपन दूसरे फलन के चर में चेंज करते हैं, तो इनका जो x का लिमिट का मान है प्राइमरी और सेकेंडरी वो भी क्या होगा, नेक्स्ट जिसमें आपने प्रतिस्थापित किया है टी फॉर्मेट में उसमें क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। और यहाँ से जो आंसर अपने पास में फाइंड आउट होगा वो टी वैल्यू में जब अपर लिमिट्स और लोअर लिमिट्स को पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा। यदि कोई क्वेश्चन पूछे सर लिमिट चेंज नहीं करें तो इस क्वेश्चन को कैसे चेंज करेंगे, तो सबसे पहले आप इस टी को वापस क्या पुट कर दो बेटा, समाकलन करने के बाद में किस में लेके आना है, एक्स में लेके आना है। देन आफ्टर को कौन सी वैल्यू पुट करनी है आपको, 0 से लेके 1 तक, लेकिन उसमें बहुत टाइम लगेगा, डिफेंस में इतना टाइम भी नहीं मिलता बेटा। जहां तक मेरी कैलकुलेशन है आप एक क्वेश्चन को 1 मिनट के अंदर सॉल्व करने की हैबिट या स्पीड अपनी बना लो, वहां से बेनिफिट रहेगा। कोई क्वेश्चन आपको नहीं भी आ रहेगा तो उसके लिए 2-3 मिनट आपको एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, क्योंकि जल्दी क्वेश्चंस हो जाते हैं कई। समझ में आ गया। तो प्रतिस्थापन विधि में अपन इस प्रकार सीमाओं के मान को क्या करते हैं बेटा, चेंज करते हैं। अब आंशिक भिन्नों में कोई स्पेशल रूल नहीं है, खंड समाकलन में कोई स्पेशल रूल नहीं है, आपके जितने भी रूल और रेगुलेशन नियम्स जो मैंने आपको दिए उनके अकॉर्डिंग आपको समाकलन करना है और इसका आंसर फाइंड आउट करना है। अब मैं आपको साथ साथ में कुछ प्रॉपर्टीज बताता हूं कि जब निश्चित समाकलन में मतलब कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी होगी जो डायरेक्ट 1 या 2 स्टेप में उनके आंसर हो जाएंगे। तो जब अपने पास में निश्चित समाकलन का कोई क्वेश्चन है तो आपको कौन कौन सी बातें ध्यान में रखनी है। तो नंबर ए पे मैंने आपको क्लियर कर दिया कि जब आपके पास में लिमिट चेंज करनी है या प्रतिस्थापन विधि से क्वेश्चन को चेंज करना है तो आपको इस फॉर्मेट के अनुसार सीमाओं के मान को क्या करना है, चेंज। नेक्स्ट बी पॉइंट बताने जा रहा हूं मैं आपको। बी पॉइंट में क्या होगा, जब आपके पास में कोई निश्चित समाकलन का क्वेश्चन है, जब आपके पास में कोई निश्चित समाकलन का क्वेश्चन है और उसमें एक से ज़्यादा फंक्शन दिए गए हैं, मतलब कौन कौन से रूल आपको ध्यान में रखने ये साथ साथ लिखते जाइए। आई फॉर इंटीग्रेशन, देन इंटीग्रेशन साइन। आपके पास में लिमिट चल रही है 0 to a, फंक्शन दिया गया है fx प्लस माइनस gx और प्लस माइनस hx। एक फंक्शन में आपके पास एक से ज़्यादा फलन दिए गए हैं और ये क्वेश्चन आपका निश्चित समाकलन में है, तो आप इनका अलग अलग समाकलन करके जो चिन्ह एज इट इज़ आपको दिए गए हैं प्लस और माइनस उनको नोट करते जाइए और उनका समाकलन करते जाइए। अलग अलग यदि आप सीमाओं का मान भी इसमें पुट करने जाओगे तो भी आपका आंसर चेंज नहीं होगा। तो एक क्वेश्चन में एक से ज़्यादा फलन दिए गए हैं तो आप उनका अलग अलग समाकलन करो, जिनको मैं कैपिटल F में नोट कर देता हूँ, G में नोट कर देता हूँ, H में नोट कर देता हूँ। इनका अलग अलग समाकलन करो, अलग अलग इसमें लिमिट पुट करो, आंसर इस फॉर्मेट में और इस फॉर्मेट में क्या रहेगा, सेम। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, ये आपका बी पॉइंट कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, आई फॉर इंटीग्रेशन देन इंटीग्रेशन साइन। यदि किसी फंक्शन के साथ में कोई अचर संख्या गुणा में आ जाए और आपका लिमिट का क्वेश्चन हो 0 to a, लिमिट आपकी कुछ भी हो सकती है लेकिन अचर संख्या उस फलन के साथ में दिया गया है, तो आप उस अचर संख्या को क्या निकाल लीजिए, आउटसाइड, मतलब आपको सेम रखना है। अंदर वाले फलन का आप समाकलन कीजिए, लिमिट एज इट इज रहेगी और रेफरेंस आपका कितना रहेगा, dx, मतलब उसी के सापेक्ष आपको अंदर वाले फलन का क्या कर देना है, समाकलन। यदि कोई कांस्टेंट नंबर या अनिश्चित मान वहाँ पे उसमें अचर संख्या दी गई है निश्चित समाकलन में, तो आप उस नंबर को क्या कर लीजिए बेटा, आउटसाइड, रिमेनिंग फलन का क्या कर दीजिए, समाकलन। नेक्स्ट डी फॉर्म में आई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन साइन 0 to a, आपके पास में फलन दिया गया fx डॉट dx। अब fx डॉट dx दिया गया है, लिमिट मेरे पास में चल रहे हैं 0 से लेके a तक। यदि आप लिमिट को चेंज नहीं करो और फंक्शन के वेरिएबल को चेंज कर दो, फंक्शन के चर को चेंज कर दो, तो आपका आंसर में कोई चेंज नहीं होगा, आंसर हमेशा क्या रहेगा, सेम। अब चलो
यदि थोड़ा डाउट है तो मैं एक क्वेश्चन से क्लियर करता हूँ। क्वेश्चन सेम होना चाहिए, वेरिएबल या उसका चर अलग हो सकता है। सीमाओं का मान यदि समान रूप से आपको दिया गया है तो आंसर भी एक समान आएगा। जैसे कि यहाँ पे मान लो एक्स स्क्वायर डी एक्स, यहाँ पे मैंने क्वेश्चन क्या मान लिया, एक्स स्क्वायर डी एक्स, यहाँ पे मैंने क्वेश्चन मान लिया टी स्क्वायर डी टी। क्वेश्चन सेम फॉर्मेट में होना चाहिए, चर आपका अलग हो सकता है। तो अब इसका समाकलन करोगे तो कितना आएगा, एक्स क्यूब अपॉन 3, इसका करोगे तो कितना आएगा, टी क्यूब अपॉन 3। लेकिन लिमिट्स कहाँ से चल रही है, 0 से लेके a तक यहाँ चल रही है, 0 से लेके a तक यहाँ चल रही है, दोनों का आंसर क्या होगा, सेम। नेक्स्ट, i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन साइन, 0 से a फॉर्मेट की लिमिट चल रही है, x फॉर्म में एफ एक्स डॉट डी एक्स। यदि आप इन लिमिट्स को चेंज करना चाह रहे हो आप यहाँ से, तो बाहर क्या लगा लीजिए बेटा, माइनस, तो यहाँ पे लिमिट्स क्या हो जाएगी, चेंज। अब लिमिट्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, a टू 0, फंक्शन आपका एज इट इज रहेगा। यदि दोबारा आपके पास में माइनस में कोई फलन दिया गया है और आप इसको लिमिट चेंज करना चाहो तो वापस क्या लगाओगे, माइनस, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, लिमिट वो की वही एज इट इज यहाँ से वापस फाइंड आउट हो सकती है। तो इन शॉर्ट फॉर्म, यदि आपके पास में किसी फलन की सीमा दी गई है 0 से लेके a तक, ये कोई भी नंबर हो सकते हैं यहाँ पे, यदि इन सीमाओं के मान को आप अल्टरनेट करना चाहो, न्यूनतम सीमा को उच्चतम बनाना चाहो और उच्चतम सीमा को निम्नतम बनाना चाहो, तो इस फंक्शन के आउटसाइड में क्या यूज करोगे, हमेशा माइनस साइन यूज करोगे। यदि कहीं से माइनस साइन आपको रिमूव करना है, मतलब मैं सेकेंड मेथड से इसको बोल सकता हूँ कि किसी क्वेश्चन के साथ यदि कहीं माइनस लगा हुआ है, वो माइनस आपको रिमूव करना है, तो आप उनकी सीमाओं के मान को भी क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट मेरी प्रॉपर्टी इसमें निश्चित समाकलन की ई पॉइंट तक हो गया। एफ पॉइंट की बात कर रहे हैं अपन। एफ पॉइंट आपका रहेगा आई फॉर इंटीग्रेशन देन इंटीग्रेशन साइन। यदि मेरे पास में लिमिट चल रही है a से लेके c तक और आपका फलन दिया गया है एफ एक्स डॉट डी एक्स, तो इस कंडीशन में समाकलन करने के लिए क्या आपको स्पेशल बात ध्यान में रखनी है, ये आज अपन इस प्रॉपर्टी में क्लियर करते हैं। इस प्रॉपर्टी के अनुसार आप देखने जा रहे हो कि फलन की जो सीमा का मान चल रहा है वो कहाँ से कहाँ तक चल रहा है, a से लेके c तक। इसके मतलब इसके बीच में कहीं ना कहीं कोई और बिंदु भी आ सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले यदि कोई और बिंदु आ सकता है तो आपको पता कैसे चलेगा कि इनके बीच में कोई और बिंदु है। देखना, सबसे पहले आपको लोअर लिमिट दे रखी है a और अपर लिमिट कितना दे रखा है बेटा, c। आप यदि इनके बीच में कोई वैल्यू जानते हो, जैसे मेरे पास में 0 से π/2, तो इनका बीच का वैल्यू कितना हो सकता है, मिड वैल्यू कितना हो सकता है, π/4। यदि इन दोनों के बीच के वैल्यू को, जैसे x का वैल्यू कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं अपन, a से, और कहाँ तक अपने पास में c तक, यदि इनके बीच में कोई भी x की वैल्यू है, कोई भी x की वैल्यू है और उसका मान आप जानते हो, मतलब उसका मान वहाँ पे यदि निर्धारित है, इस निर्धारित शब्द का मतलब क्या होता है, आप जानते हो, यदि मान निर्धारित है तो क्या करना है आपको, सबसे पहले आपको लिमिट्स को ब्रेक करना है। a से लेके सपोज दैट मिडिल पॉइंट अपन कितना एज्यूम कर लें, b, और यहाँ पे मैं नोट कर देता हूँ b। यदि b का मान यहाँ पे निर्धारित है तो आप इसकी लिमिट को कैसे चेंज कर सकते हो, a से लेके b तक जा सकते हो और b से लेके कहाँ तक जा सकते हो बेटा, c तक। क्वेश्चन आपका एज इट इज रहेगा एफ एक्स डॉट डी एक्स प्लस एफ एक्स डॉट कितना हो गया, डी एक्स। यदि आप क्वेश्चन को एक साथ सॉल्व करना चाहो तो भी वही आंसर आएगा। यदि आप मिडिल वैल्यू पे यदि लिमिट को ब्रेक करते हो तो भी आंसर क्या रहेगा आपका, सेम रहेगा। यदि सपोज दैट किसी को थोड़ा कंफ्यूज हो तो अपन इसको ग्राफ से भी देख सकते हैं कि आप यहाँ पे निश्चित समाकलन में हमेशा एक बाउंडेड कर्व का रीजन निकालते हो, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालते हो। यदि आपको क्षेत्रफल निकालना है a से लेके c तक और बीच में आपके पास में कोई बिंदु है तो आप ऐसा भी सोच सकते हो कि पहले a से b तक का क्या निकाल लो, क्षेत्रफल, और b से c तक का क्या निकाल लो, क्षेत्रफल, और उन दोनों को बाद में आपको क्या कर देना है जी, प्लस। तो आपके पास में वही क्षेत्रफल आएगा या वही संख्यात्मक मान आएगा जो a से लेके c तक का मान चल रहा है। ओके, मैं वापस रिपीट करता हूं, यदि आपके पास में लिमिट्स दी गई है और कहीं इनके बीच का कोई वैल्यू है जिसका मान आप जानते हो या निर्धारित है, तो आप अपनी लिमिट्स को भी क्या कर सकते हो बेटा, ब्रेक कर सकते हो और अलग अलग उनका क्या कर सकते हो, समाकलन। नेक्स्ट, जी पॉइंट की बात कर रहे हैं। i इज इक्वल्स टू, यदि लिमिट चल रही है a से लेके b तक और फलन दिया गया है एफ एक्स डॉट डी एक्स। ये सबसे इंपॉर्टेंट
प्रॉपर्टी है बेटा, इसको थोड़ा गौर से सुनना और समझना। यदि आप इन लिमिट्स को ऐड कर लो, यदि आप इन लिमिट्स को ऐड कर लो तो मेरे पास में लिमिट्स ऐड करने के बाद में कितनी बन जाती है, a प्लस बी। उसमें से जो फलन का चर दिया गया है उसमें से फलन के चर को आप क्या कर दो, माइनस। मतलब आपके पास में जो फलन का चर है उसको क्या करना है, इस लिमिट्स को ऐड करके उसके बाद में उस फलन के चर को क्या करना है, माइनस। यदि आप ऐसा कर देते हो, यदि आप ऐसा कर देते हो तो क्वेश्चन में कोई चेंज नहीं होता है। अब इसके लिए मैं एक स्पेशल बात और बता देता हूँ। यदि ये प्रॉपर्टी आप किसी क्वेश्चन में लगा रहे हो तो ध्यान रखना, हर का मान कभी परिवर्तित नहीं होगा, हर का मान परिवर्तित नहीं होगा, हर का मान कभी परिवर्तित नहीं होगा। अब मान लो कभी किसी क्वेश्चन में यदि हर का मान परिवर्तित हो जाए, ध्यान से सुनना, यदि किसी क्वेश्चन में ये प्रॉपर्टी लगाओ और हर का मान वहाँ पे चेंज हो जाए तो इस प्रॉपर्टी को मत लगाना बेटा, आंसर नहीं आएगा आपका। आएगा आंसर तो, लेकिन बहुत सारी स्टेप्स में और आपको प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी। तो जब ये प्रॉपर्टी कहीं लगाने जाओ और आपको फर्स्ट स्टेप में ये पता चल जाए कि हर का मान परिवर्तित नहीं हो रहा है, डेफिनेटली इस प्रॉपर्टी से वो क्वेश्चन 1-2 स्टेप में क्या हो जाएगा बेटा, सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो आप साथ साथ में नोट करते जाइए। ये इसमें स्पेशल थिंग रहेगी कि जब आप ये प्रॉपर्टी लगाओगे तो हर का मान परिवर्तित नहीं होगा। हो गया बेटा। अब थोड़ा सा इस पे मैं क्वेश्चन आपको नोट करवा देता हूँ। यहाँ पे देखो कैसे हर और अंश चेंज होते हैं। सपोज दैट एक क्वेश्चन ले रहा हूँ, आई फॉर इंटीग्रेशन देन इंटीग्रेशन साइन 0 to π/2 देन साइन स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स एंड रेफरेंस ऑफ dx। सबसे पहले ये प्रॉपर्टी का यूज कैसे होता है या इसको अपन कैसे काम में ले सकते हैं ये बात करेंगे। आप पहले लिमिट्स को ऐड करो, कितने हो गए टोटल, π/2। अब यहाँ पे रखो साइन स्क्वायर π/2 माइनस एक्स, यहाँ पे रखो 1 प्लस कॉस स्क्वायर π/2 माइनस एक्स। ऊपर वाला फॉर्मेट किस में चला जाएगा बेटा, कॉस स्क्वायर एक्स में। नीचे वाला फॉर्मेट किस में चला जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स में। चला गया ना। अब देखो वापस सुनो, जब आप ये प्रॉपर्टी लगाने जाओ तो सबसे पहले तो थिंक क्या है, आपको इन दोनों को क्या करना है बेटा, ऐड करना है। तो 0 से π/2 हो गया ऐड। अब इसके फंक्शन को आप में माइनस करना है। यदि आप यहाँ पे देखने जाओगे, यदि स्क्वायर फॉर्मेट नहीं होता तो ये साइन क्या हो सकते हैं, प्लस और माइनस भी चेंज हो सकते हैं। तो सबसे पहले आप इस प्रॉपर्टी को लगाने जाओगे तो दोनों लिमिट्स को ऐड करो, उसके इस वेरिएबल या चर में से क्या करना बेटा, माइनस करना। अब यदि आपने इस क्वेश्चन को देखा तो अपर वाली साइड तो कितना हो गया, कॉस स्क्वायर एक्स, और डिवाइड वाली कितना साइड हो गया, 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स, मतलब इसका साइन चेंज नहीं हुआ। फिर यदि मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स ऊपर बन जाएगा और साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स क्या बन जाएगा बेटा, नीचे भी बन जाएगा। तो कट पिट के आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन यदि कोई बिग फॉर्म का क्वेश्चन है, यदि उसमें हर का मान चेंज हो गया तो आपको ये प्रॉपर्टी नहीं लगानी है, आंसर नहीं आएंगे जल्दी स्टेप्स में। तो ये आपको स्पेशली नोट करना है। ठीक है, फिर मेरी नेक्स्ट प्रॉपर्टी एच प्रॉपर्टी की बात करेंगे। एच प्रॉपर्टी में ये निर्धारित होगा कि आपके पास में कोई क्वेश्चन मापांक फलन में दिया गया है या महत्तम पूर्णांक फलन में दिया गया है तो क्या क्या ध्यान में रखना है। नेक्स्ट इसमें मैं आपको एक स्टेटमेंट दे रहा हूं, उसको आप फॉलो करना। जब निश्चित समाकलन में मापांक फलन और महत्तम पूर्णांक फलन दिया गया हो तो आपको क्या क्या ध्यान में रखना है। तो ये स्टेटमेंट नोट कर लेना। जब निश्चित समाकलन में मापांक फलन और महत्तम पूर्णांक फलन दिया गया हो तो आपको क्या क्या ध्यान में रखना है। महत्तम पूर्णांक फलन हो या मापांक फलन हो, आपको इसमें सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है कि उनमें एक परिभाषित जो भी बिंदु होते हैं वो कौन कौन से होते हैं।
सपोज दैट अपने पास में क्वेश्चन से इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, आई फॉर इंटीग्रेशन, और एक क्वेश्चन है मेरे पास 0 से लेके 4 और यहाँ पे मापांक में दिया गया है x-1 और रेफरेंस ऑफ dx। क्वेश्चन क्यों ले रहा हूँ, थोड़ा जल्दी समझ में आ जाएगा। अब सबसे पहले इस क्वेश्चन के बारे में आप देखो, लिमिट्स को एक बार रहने दो। क्वेश्चन मापांक में था x-1। कोई पूछे सर इसका ग्राफ कैसे बनता है, क्योंकि ग्राफ से आपको पता चल जाएगा कि इसके क्षेत्रफल में अपन क्या चेंज करते हैं और क्या नहीं करते हैं। तो सबसे पहले आपके पास में कोई मापांक फलन है तो उसको किसके बराबर करोगे आप, 0 के बराबर करेंगे। तो यहाँ से x का आंसर कितना होगा जी, 1। कहने का मतलब जब आप इसको कहीं निर्देशांक प्लेन में बनाओगे तो इसकी एक पे जो दिशा होगी वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। x का वैल्यू कितना है, 1। x का वैल्यू कितना होता है, 1। यहाँ पे यहाँ से एक डायरेक्शन तो जाएगी पॉजिटिव में और एक डायरेक्शन कौन सी आएगी बेटा, नेगेटिव में। अब कहाँ से कहाँ तक जाना है, 0 से लेके 4 तक जाना है। ये तो 0 हो गया। सपोज दैट ये पॉइंट अपने पास में कितना हो गया, 4 हो गया। मतलब आपको इस वाले ग्राफ में यहाँ से यहाँ तक का एक संख्यात्मक मान चाहिए। तो ये संख्यात्मक मान तो पहले कौन सा मिलेगा आपको, नेगेटिव। ये कौन सा मिलेगा आपको, पॉजिटिव, क्योंकि इसका जो ढाल है वो तो क्या है, पॉजिटिव। इसका ढाल कितना हो गया, नेगेटिव हो गया। अब एग्जैक्ट आपको क्षेत्रफल वाली प्रश्नावली में पता चल जाएगा या एक्सरसाइज में पता चल जाएगा कि इसका पॉजिटिव वैल्यू कैसे होता है और इसका नेगेटिव वैल्यू कैसे होता है। फिर भी यहाँ पे थोड़ा बहुत क्लियर हो जाएगा आपको। ओके, तो सबसे पहले आपको ये देखना है इसकी 0 के इक्वल कौन से पॉइंट पे होता है। तो कौन से पॉइंट पे हो गया, 1 पे। 1 पे एक तो धनात्मक मान होगा, एक कौन सा होगा आपके पास, ऋणात्मक मान होगा। ये वैल्यू को आप थोड़ा यहाँ सॉल्व करने जाओ। 0 से लेके 1 तक के बीच में यदि क्वेश्चन के अंदर कोई वैल्यू फाइंड आउट करता हूँ, मैं देखता हूँ तो कौन सी आती है, नेगेटिव। लेकिन 1 से लेके 4 तक की यदि इसमें वैल्यू को इनसाइड पुट करता हूँ, मैं यहाँ चर की जगह वैल्यू लगाता हूँ, तो यहाँ पे वैल्यू कौन सी आएगी बेटा, पॉजिटिव। तो एक पॉजिटिव हो गया और एक कौन सा हो गया, नेगेटिव। तो मेरे स्टेटमेंट को वापस देखना, जब निश्चित समाकलन में या तो मापांक फलन हो या कौन सा हो जाए बेटा, महत्तम पूर्णांक फलन हो, तो सबसे पहले आपको उसमें एक परिभाषित बिंदुओं का मान निकालना है। वो कैसे निकलेगा, आप इनको 0 के इक्वल करो, वहां से एक वैल्यू निकलेगी। उस वैल्यू के अकॉर्डिंग आपको इसमें साइन क्या करना है बेटा, चेंज। जैसे ये वाला जो क्वेश्चन है, इसमें प्रॉपर्टी कहाँ कहाँ से जाएंगी सीमाओं की, एक तो 0 से लेके 1 तक जाएगा ये क्वेश्चन, एक 1 से लेके कहाँ तक जाएगा, 4 तक जाएगा। अब साइन नोटेशन लगाने के लिए यहाँ पे थोड़ा सा देखना, 0 से 1 तक की इस फलन की मुख्य जो मान होते हैं वो कौन से होते हैं, ऋणात्मक। तो इसके बाहर कौन सा लग जाएगा, साइन ऋणात्मक, क्योंकि एरिया कभी नेगेटिव नहीं होता है। तो इस नेगेटिव साइन को हटाने के लिए अपन एक नेगेटिव साइन पहले और लगा देंगे, तो ये क्या बन जाएगा, पॉजिटिव साइन बन जाएगा। ओके, तो जब इसकी लिमिट्स को आप ब्रेक करोगे तो सबसे पहले आपको वो बिंदु फाइंड आउट करना है जहां पे फलन परिभाषित होता है। उसको कैसे करोगे, मैंने आपको हिंट दे दिया है। उस क्वेश्चन को आप, उस फलन को सबसे पहले किसके इक्वल करोगे, 0, और वहां से किसके मान निकालोगे बेटा, x के मान अपन निकालने जाएंगे। नेक्स्ट, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 1 और +1 से लेके कितना चले जाएंगे अपन, 4। यहाँ पे क्वेश्चन वही रहेगा, x-1 रेफरेंस ऑफ dx। यहाँ पे वही क्वेश्चन रहेगा, x-1 रेफरेंस ऑफ dx, बट यहाँ पे कौन सा साइन लग जाएगा बेटा, माइनस का। इसके आगे तो क्वेश्चन आप सेल्फ डिपेंडेड हो कर सकते हो, इतना आपको नॉलेज है कि इसका समाकलन कैसे होगा और इसका समाकलन कौन से रूल से होगा। क्लियर। नेक्स्ट इसमें आता है बेटा महत्तम पूर्णांक फलन। वो भी सेम प्रोसेस है। जब महत्तम पूर्णांक फलन का कोई क्वेश्चन है तो आप 0 के इक्वल बनाओ, लिमिट्स को देखो, जहां पे ब्रेक होता है वहां पे लिमिट्स को ब्रेक करो, माइनस प्लस में वैल्यू को चेंज करो और एक निश्चित समाकलन के कुछ निश्चित फॉर्मूले से उसका क्या करना है आपको, समाकलन। इसके क्वेश्चन आपको डीपीपी में दोनों के क्वेश्चन लगभग 5 से 6 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। ओके, नेक्स्ट आई पॉइंट, आई इज इक्वल्स टू, यदि -a से a तक आपका सीमा का मान चल रहा है, मतलब दोनों जो सीमा के मान है -a से लेके a तक वो सेम है आपके, लेकिन साइन क्या चल रहे हैं उनके, अल्टरनेट। ऐसे समाकलन करने के लिए सबसे पहले आपको इसमें 2 रूल्स का ध्यान रखना पड़ेगा। यदि आपके पास में फलन सम फलन भी हो सकता है और दिया गया जो आपके पास फलन है वो कौन सा हो सकता है, विषम फलन भी हो सकता है। अब ये कैसे कन्फर्म पता होगा कि ये सम फलन होगा और ये कौन सा होगा, विषम फलन। तो आपके पास में जो क्वेश्चन में चर है कौन सा, x, उसको किससे हटाना, -x से, और वापस यदि वो का वही क्वेश्चन बन जाए तो ये कौन सा फलन होता है, सम फलन होता है। यदि चर को आप हटाओ x -x से और क्वेश्चन बन जाए
वो का वही, लेकिन आउटसाइड कौन सा चिन्ह हो जाए आपके पास में, माइनस का। तो ये कौन सा फलन होता है, विषम फलन। सपोज दैट एक्स स्क्वायर आपको दिया गया, एक्स स्क्वायर में नेगेटिव का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वापस वही क्वेश्चन आएगा तो एक्स स्क्वायर कौन सा फलन होता है, सम फलन। लेकिन एक्स क्यूब को लेने जाओगे तो कौन सा हो जाएगा, विषम फलन हो जाएगा। तो सम फलन में हमेशा पॉजिटिव मान ही होते हैं। तो आप यहाँ पे माइनस ए से ए तक नहीं जाके बीच में कौन सा परिभाषित बिंदु होता है बेटा, जीरो। तो आप जीरो से ए तक चले जाओगे और जब यहाँ से यहाँ तक वैल्यू देखूंगा सम फलन में, ये तो भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो इस वाली वैल्यू को यदि मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये वाली वैल्यू भी क्या आ जाएगी, इसमें इंक्लूड हो जाएगी। तो मैं यहाँ ट्वाइस देन 0 to a fx और कितना हो गया dx, ऐसे आपको समाकलन करना है जब सम फलन हो। विषम फलन में क्या होता है, विषम फलन में ये वैल्यू तो पॉजिटिव आएगी और नेगेटिव साइड में कौन सी वैल्यू आएगी बेटा, नेगेटिव। ओवरऑल उनका आंसर देखोगे संख्यात्मक मान में तो कितना होगा, 0। तो उसका समाकलन माइनस ए से ए तक यदि आप करने जाओगे तो वैल्यू हमेशा कितना होगा, 0 होगा। क्लियर। एक बार मैं इसको वापस रिपीट कर देता हूँ। यदि सेम फॉर्म की लिमिट चल रही है अल्टरनेट साइन पे, तो आप ये चेक करोगे कि वो फलन सम फलन दिया गया है या फिर विषम फलन दिया गया है। सम फलन में आप ट्वाइस 0 to a यूज़ करोगे और यदि यहाँ पे विषम फलन दिया गया तो आंसर कितना आ जाएगा आपका, 0। ये साथ साथ में नोट करो। फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्लियर करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी भी बेटा लास्ट वाली प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ही डिफाइन होगी। कैसे, देखो जे प्रॉपर्टी में क्या होगा, यदि कोई समाकलन दिया गया है और यहाँ पे लिमिट चल रही है 0 से लेके n और यहाँ पे मैंने a यूज़ कर लिया, फंक्शन आपको दिया गया है fx डॉट dx, ऐसा कोई क्वेश्चन आपके पास में हो, यहाँ पे जो n की वैल्यू हो सकती है बेटा वो कोई भी अचर संख्या हो सकती है, कोई भी अचर संख्या हो सकती है। अब क्वेश्चन देखो किस पैटर्न पे आते हैं, जैसे क्वेश्चन आ गया 0 to 2 पाई, 0 to 4 पाई, 0 to पाई। यदि ऐसे फॉर्मेट के आपके पास में क्वेश्चन है तो आप इतना सॉल्व नहीं करोगे बेटा, 0 से 4 पाई तक नहीं जाएंगे। अपन क्या करेंगे, उसको एक मिड अंतराल में क्या कर लेंगे, इंटरवल में चेंज कर लेंगे। कैसे, सपोज दैट आपको जाना है 0 से लेके 2 पाई, आपको क्वेश्चन को कितना सॉल्व करना है, 0 से 2 पाई। मैं क्या कर सकता हूँ, 0 से पाई तक उसका आंसर निकाल लूँ और किससे मल्टीप्लाई कर दूँ बेटा, उसको 2 से। मैं और क्या कर सकता हूँ, उसको π/4 पे ब्रेक कर दूँ। किस पे ब्रेक कर दूँ, π/4 पे। तो मेरी लिमिट जा सकती है 0 से लेके π/4 और अब मैं किससे मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि बेटा आप यहाँ से यहाँ तक का क्षेत्रफल निकालो या संख्यात्मक मान निकालो तो आपके पास में लिमिट्स की वैल्यू ज़्यादा रहेगी, तो आपको एक बड़ी वैल्यू के साथ में सॉल्व करना पड़ेगा। आप एक स्मॉलर एंगल में चेंज करके, छोटे एंगल में चेंज करके उतने अंतराल से उसको गुणा कर दीजिए। वो संख्या 2, 4, 5, 6 कोई भी अचर संख्या हो सकती है, उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ऐसी प्रॉपर्टी में आपको क्या ध्यान में रखना है, यदि कोई लिमिट चल रही है 0 से लेके NA तक, n यहाँ पे कोई भी अचर संख्या हो सकती है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे n को देखना है कि n कौन सी संख्या है। n यहाँ पे अचर संख्या तो रहेगी और कौन सी रहेगी बेटा, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था 0 से 2 पाई, 0 से 4 पाई। इस n को आप क्या करोगे बेटा, चेंज क्या करोगे, परिवर्तित करेंगे इसको। अब परिवर्तित कैसे करेंगे, यदि ये आवर्ती के हिसाब से इसको परिवर्तित करेंगे। अब आवर्ती का मतलब फिजिक्स में अलग होता है लेकिन मैथ्स में अलग होता है। आवर्ती का मतलब होता है बार बार किसी चीज़ का रिपीटेशन होना, बार बार किसी चीज़ को दोहराना। तो मैं 0 से लेके पाई जाऊँ, फिर पाई से लेके 2 पाई जाऊँ, बार बार वही इंटरवल आप रिपीट कर रहे हो। तो यदि n की वैल्यू किसी आवर्ती में परिवर्तित आपसे हो सकती है, आपसे परिवर्तित हो सकती है, तो उसका आंसर होगा n को तो फ्रंट में क्या ले लेंगे, मल्टीप्लाई, और यहाँ पे कितना रहेगा 0 से a और यहाँ पे कितना रह जाएगा fx डॉट dx। इस पैटर्न से भी आप इस निश्चित समाकलन का आंसर फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, यदि दोनों सीमाओं के मान आपके पास में समान दिए गए हैं, यदि दोनों सीमाओं के मान आपके पास समान दिए गए हैं तो उसमें जो निश्चित समाकलन का आंसर होता है वो कितना होता है, 0। क्योंकि सीमाओं का मान भी समान दे दिया तो फलन का जो भी प्रारंभिक बिंदु था वही कौन सा बिंदु हो गया, अंतिम बिंदु हो गया। जैसे कि I फॉर इंटीग्रेशन देन इंटीग्रेशन साइन, सीमाओं का मान सेम दे दिया a से लेके a तक,
और कोई फलन आपके पास में दिया हुआ है तो उसका निश्चित समाकलन हमेशा कितना होगा, 0, क्योंकि जो प्राइमरी लिमिट पे वैल्यू थी वही कौन सी हो गई, अपर लिमिट में वैल्यू, तो आंसर कितना हो गया, 0। नेक्स्ट प्रॉपर्टी एल। अब यहाँ से मैं स्पेशल नोट्स दे रहा हूँ बेटा आपको, जो आपको क्वेश्चनों में डायरेक्ट यूज़ करने हैं। ओके, देखना इसमें मैं कैटेगरी डिवाइड कर देता हूँ 3। ये 3 स्पेशल नोट्स आपको ध्यान में रखने हैं। वो कौन कौन से हैं देखते जाओ। यदि कोई क्वेश्चन दिया गया है आई में और लिमिट चल रही है ए से लेके बी तक fx डॉट dx, और क्वेश्चन में आपने प्रॉपर्टी लगाई ए से लेके बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स और डी एक्स। यदि क्वेश्चन में आपने ये प्रॉपर्टी लगाई, ये गुणधर्म लगाया जो मैंने आपको पहले पढ़ा दिया है, इसको लगाने के बाद में क्वेश्चन को आपने सोल्व किया और वापस वो का वही क्वेश्चन आ गया, ये डिफेंस के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। तीनों ही प्रॉपर्टी ध्यान से सुनना। यदि आपने किसी क्वेश्चन में ये प्रॉपर्टी लगाई, वापस वो का वही क्वेश्चन आ गया आपके पास, तो आप क्या करोगे, उसका आंसर a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2, a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2, कहाँ से कहाँ तक जाओगे, a से b तक, और इस क्वेश्चन का डायरेक्ट क्या कर दोगे बेटा, समाकलन a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 से आप मल्टीप्लाई कर देना, आपका आंसर जल्दी फाइंड आउट हो जाएगा। नेक्स्ट, यदि आपको कहीं दिया गया है 0 से पाई बाई 2 लॉग साइन एक्स dx, और आगे इसी में एक क्वेश्चन दिया गया है 0 से पाई बाई 2 और क्वेश्चन दिया गया log cos x dx, तो बेटा इनको आपको सॉल्व नहीं करना है, इनका डायरेक्ट आंसर होगा माइनस पाई बाई 2 log 2। अब आप बोलोगे सर ये सीधा क्वेश्चन थोड़ी ना आएगा, नहीं बेटा, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन डिफेंस के एग्जाम में कभी नहीं मिला जितना मेरा एक्सपीरियंस है, लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपके डिफेंस में निश्चित समाकलन से कि 1-2 स्टेप सॉल्व करने के बाद में ये स्टेप बनेगी, तो आपको क्वेश्चन को इतना लॉन्ग वे में नहीं लेके जाना है, जहाँ पे ये स्टेप बनेगी वहाँ तक आंसर कितना लगा दोगे, माइनस पाई बाई 2 और log 2। इसी प्रकार यदि कोई क्वेश्चन चेंज होके इसमें बन जाए 0 से पाई बाई 2 log sec x dx एंड 0 से पाई बाई 2 log cosec x dx, यदि क्वेश्चन को सॉल्व करते जाओ और ये कहीं फॉर्मेट आपको मिल जाए तो इसका आंसर सिर्फ यहाँ प्लस लगा देना, प्लस पाई बाई 2 और log 2, यहाँ ये आंसर हो जाएगा। ये 3 एप्लीकेशन आपको डायरेक्ट क्वेश्चन के अंदर यूज़ करनी है। मैं जहाँ तक जानता हूँ बेटा, यदि आप निश्चित समाकलन के क्वेश्चन करोगे तो ये बहुत जगह काम में आएंगी, क्योंकि कुछ ट्रिग्नोमेट्री या त्रिकोणमिति के क्वेश्चन होंगे, इनमें ये स्टेप्स बार बार बनेगी, और कुछ आपके पास में क्वेश्चन होंगे जिनमें ये प्रॉपर्टी यूज़ करोगी। थोड़ा सा मैं आइडिया देता हूँ, आपने जब 12th क्लास के क्वेश्चन सॉल्व किए थे बेटा, आपने इस प्रॉपर्टी को बहुत ज़्यादा यूज़ करी थी, इस वाली प्रॉपर्टी को बहुत ज़्यादा यूज़ करी थी आपने, सीमाओं के मान को फलन में से माइनस किया था ना ऐसे क्वेश्चंस को। तो अब इसके लिए स्पेशल ध्यान रखना, बाहर कितना लगा देना, लिमिट को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देना, आपका आंसर जल्दी और कम स्टेप्स में फाइंड आउट हो जाएगा। फिर उसके बाद में आपको ये दोनों स्टेप्स फॉलो करनी है। ये इसी के साथ आपका निश्चित समाकलन क्या होता है बेटा, कंप्लीट होता है। अब इसमें आपको क्वेश्चन सॉल्व करने, जितने भी डाउट्स हैं वो आपको मेरे से पूछने, यदि आपके पास में कोई स्पेशल गाइड है तो उससे नोट करने। कल तक जो मेरा अनिश्चित समाकलन का टॉपिक क्लियर हुआ था, उसमें किसी बच्चे ने एक क्वेश्चन पूछा था मेरे से कि जब सर आप ये बताते हो कि जब अनिश्चित समाकलन होता है तो उसमें एक उचित भिन्न का समाकलन होता है, अनुचित भिन्न का समाकलन नहीं होता है। अनुचित भिन्न को उचित में बदलने के लिए अपन कौन सी विधि को काम में लेते हैं, भाग विधि को काम में लेते हैं। तो सर ये भाग विधि से वो अनुचित उचित में कैसे परिवर्तित होती है ये ज़रूर बताना। तो मैं उसका एक छोटा सा क्वेश्चन लेके बता देता हूँ। कल 2 क्वेश्चन आए थे, एक तो ये आया था, एक आगे मैं अभी आपसे डिस्कस करता हूँ। तो क्वेश्चन ये था कि सर कभी किसी उचित भिन्न अनुचित भिन्न को उचित भिन्न में बदलें तो जो भाग विधि अपन यूज़ करते हैं उसका कोई क्वेश्चन आप ऑनलाइन क्लास में सॉल्व करके बताना, और उससे क्या बेनिफिट होता है यदि अपन चेंज कर देते हैं तो देखना, एक क्वेश्चन लेता हूँ मैं यहाँ से, I इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 रेफरेंस ऑफ dx। सबसे पहले तो ये बताओ ये कौन से भिन्न है, अनुचित भिन्न है ना, क्योंकि यहाँ पे जो उच्चतम घात कितनी है वो 3 है और यहाँ पे उच्चतम घात कितनी है 2, तो ये कौन सी भिन्न है, अनुचित। आप इसको किस में लेके जाओगे, उचित भिन्न में। अब उचित भिन्न में लेके जाओगे तो कौन सी विधि काम में लेनी पड़ेगी, डिवाइड रूल या भाग विधि। तो भाग विधि से देखो कैसे चेंज करते हैं। ये तो हो गया यहाँ पे एक्स क्यूब और यहाँ कितना हो गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। फर्स्ट इसको डिवाइड करोगे तो कितना आएगा
एक्स क्यूब, नेक्स्ट मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, दोनों की साइन क्या कर देंगे अपन चेंज, तो यहाँ पे कितना रह जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस कितना हो गया एक्स। वापस यहाँ पे पावर दोनों सेम चल रही है नहीं चल रही है, चल रही है ना, तो एक बार भाग और लगाना पड़ेगा, तो यहाँ से फर्स्ट में भाग लगाओगे तो कितना आएगा -1, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, फिर कितना हो गया माइनस एक्स, फिर कितना हो जाएगा -1, ये पॉजिटिव कैंसिल और ये पॉजिटिव, आंसर कितना हो गया बेटा 1। अब आपके पास में रिमेनिंग क्या होता है कि जब भी कोई शेषफल प्राप्त होता है या भागफल प्राप्त होता है और भाजक और मेरे पास में भाग लगाने के जो 4 प्रोसेस होते हैं, इसमें क्या करते हो इस नंबर को इससे मल्टीप्लाई करोगे, इससे क्या करोगे एडिशन सब्ट्रैक्शन करोगे, तब आपके पास में ये नंबर आएगा। तो मैंने इस फॉर्मेट को अब चेंज कैसे किया, सबसे पहले x-1, फिर मल्टीप्लाई में कितना हुआ 1/x² प्लस x+1, ऐसा हुआ। कंफ्यूज कहाँ होता है वो देख लो आप थोड़ा सा। यदि आपने 9 को डिवाइड किया 8 से, कितने टाइम डिवाइड हुआ बेटा 1 टाइम, यहाँ पे कितना हुआ 1। लिखने का पैटर्न क्या होता है 1/1/8, ऐसा ही होता है ना। लेकिन यहाँ पे आप प्लस साइन भी यूज़ कर सकते हो क्या, इन दोनों डिजिट्स के बीच में प्लस साइन भी यूज़ कर सकते हो क्या, बिल्कुल कर सकते हैं। तो बेटा आपके जो कंफ्यूज था ना कि सर यहाँ पे तो मल्टीप्लाई होता है अपन प्लस साइन कैसे लेके आते हैं, तो क्लियर हो गया यहाँ से। आप इसका आंसर सॉल्व करो या इस नंबर का आंसर सॉल्व करो, आंसर हमेशा क्या रहता है सेम। तो आप यहाँ पे मल्टीप्लाई यूज़ नहीं करके क्या यूज़ कर लोगे बेटा पॉजिटिव साइन यूज़ कर लोगे। यदि यहाँ पे माइनस फॉर्मेट में होता है तो यहाँ पे कौन सा साइन हो जाता है माइनस में। अब देखो यहाँ आपका समाकलन नहीं हुआ था, लेकिन ये भिन्न बन गई आपकी उचित भिन्न में, तो यहाँ पे इनका सेपरेट क्या हो जाएगा बेटा समाकलन हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको भी। ऑनलाइन जो स्टूडेंट्स जिसने मेरे से डाउट पूछा था वो यहाँ पे क्लियर हो गया। फिर भी मैं बोलना चाह रहा हूँ, यदि आपके फिर भी कोई क्वेश्चन में डाउट है तो आप, बड़ा क्वेश्चन है तो उसकी पिक लेके आप यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर पे सेंड कर दिया करो, नेक्स्ट क्लास में आपको सॉल्यूशन दे दिया जाएगा। ओके, अब आपका जो आज के साथ टॉपिक कंप्लीट हो गया वो कौन सा हो गया, निश्चित समाकलन का भी पूरा हो गया, अनिश्चित समाकलन पहले पूरा हो गया था। इन दोनों टॉपिक को सोल्व करो, डीपीपी आपको कोचिंग से मिल जाएगी, और जितने भी आपके डाउट रहते हैं वो आप सेंड कर दीजिए, आपको उनका ऑनलाइन सॉल्यूशन मिल जाएगा। नेक्स्ट कल की क्लास में अपना जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा बेटा निश्चित समाकलन द्वारा किन्हीं वक्रों का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। ओके।